नमस्कार दोस्तों, 14 सितंबर 2020 के एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। देखते हैं आज कौन कौन से आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल, इन एलएसी टॉक्स फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। देखिए, इंडिया चाइना की यहाँ पे बात की गई है। जो इंडिया चाइना के बॉर्डर एग्रीमेंट्स हैं 1993 के, 1996 के, बताया गया है कि कैसे वो बॉर्डर एग्रीमेंट्स अभी के लिए बिल्कुल नहीं माने जा रहे हैं। पास्ट में क्या हुआ, कुछ पॉइंट्स को एनालाइज किया है। इंडिया चाइना से रिलेटेड लगभग रोज ही एक आर्टिकल आ रहा है, तो इस आर्टिकल पे एक नज़र मारेंगे। उसके आगे हम लोग बात करेंगे कोरोना वायरस फियर्स एंड प्री कंसेप्शन एडवाइस। यहाँ पे देखिए भैया, कम्युनिटी ट्रांसमिशन इंडिया में कोरोना वायरस का शुरू हो चुका है। अभी के लिए एक हेल्थ एस्पेक्ट पे लोगों का उतना ध्यान नहीं जा रहा, या फिर जा भी रहा है पर उसकी ज़्यादा बात नहीं हो रही है। वो है मैटरनिटी का एस्पेक्ट। वो लेडीज जो प्रेग्नेंट हो रही हैं, कहा जा रहा है कि प्रेग्नेंट लेडीज जो कि प्री नेटल स्टेज पे है, यानी कि आप समझ लीजिए कि जो पहले कुछ मंथ्स होते हैं प्रेगनेंसी के, उस स्टेज पे हैं। जब उनकी टेस्टिंग की गई कोरोना वायरस की, तो पता चला कि लगभग 8 से 10% लेडीज को जो कि प्रेग्नेंट है, इनिशियल स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी में है, उनको कोरोना वायरस है। अभी उनको कोरोना वायरस होने से उनकी हेल्थ को क्या खतरा है और उनके होने वाले बच्चे की हेल्थ पे क्या खतरा है, इसके बारे में इस आर्टिकल में बताया गया है, तो इसको देखेंगे। नेक्स्ट, एक छोटा सा आर्टिकल है। देखिए, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से खूब खेला गया है, तो थोड़ी बहुत स्टैटिस्टिक्स मैं आपको बता दूंगा कि अलग अलग फील्ड में कैसे जुलाई में और डाउनफॉल देखने को मिला है जून के कंपैरिजन में। जो पहला क्वार्टर था अप्रैल मई जून का, अभी अप्रैल मई में तो प्रोडक्शन बहुत गिरा, जून में थोड़ा सा रिकवर होता नजर आया, बट जुलाई में और गिर गया है। उसके बारे में कुछ बात कही गई है। नेक्स्ट आर्टिकल, इस आर्टिकल को मैं उतना डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि सिंपल सी बात यहाँ पे ये बोली जा रही है कि 17वीं लोकसभा बनी हमारी 2019 में। अभी इस 17वीं लोकसभा के बने हुए 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन अब तक डिप्टी स्पीकर को अपॉइंट नहीं किया गया। जो एक इनफॉर्मल प्रोसीजर है लोकसभा में, वो ये है कि जो भी रूलिंग पार्टी जीत के सरकार बनाएगी, जो स्पीकर होगा वो रूलिंग पार्टी अपॉइंट करेगी, और जो डेप्यूटी स्पीकर होगा वो अपोजिशन को बिलोंग करेगा। अभी के लिए ये एक कन्वेंशन है। आप देखोगे कि लोकसभा में अभी तक डेप्यूटी स्पीकर का अपॉइंटमेंट हुआ ही नहीं है। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स कहे जा रहे हैं, हालांकि कोई बहुत स्पेसिफिक पॉइंट्स नहीं बोले गए हैं, इसलिए मैंने इस आर्टिकल को इंटेंशनली स्किप कर दिया है, क्योंकि मुझे कुछ भी इसमें जरूरी दिखा नहीं। ओके, आगे चलते हैं। ये वाला आर्टिकल, एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट। देखिए, चाइना की टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अपनी धाक जमा रही थी। आप देखोगे चाइना एक ऐसी कंट्री है जिसने अपने यहाँ पे बाहर की कंट्रीज की एंट्री को बंद कर दिया, खासकर टेक मार्केट में। और वहीं पे उनकी जो टेक कंपनीज थी वो यूएस के मार्केट को और इंडिया के मार्केट को पूरी तरीके से एक्सप्लॉइट कर रही हैं। अभी के लिए इंडिया ने चाइनीज ऐप्स को बैन किया है, तो एक आप कह सकते हो कि वैक्यूम सा बन गया है। अभी उस वैक्यूम को भरने की जरूरत है, लेकिन उस वैक्यूम को इंडिया में भरा कैसे जा रहा है, तो कॉपी कैट एप्लीकेशन बनाई जा रही हैं, तो टिकटॉक जैसी एप्लीकेशन बना दी जा रही हैं। जरूरी यह है कि कॉपी कैट एप्लीकेशन बनाने की बजाय आप कुछ ऐसी एप्स बनाइए जो कि इंडिया की स्पेसिफिक कंडीशंस के हिसाब से हों, उनके हिसाब से मोल्ड करके बताइए। तो उसके बारे में यहां पे कुछ पॉइंट्स बोले गए, इन पॉइंट्स को मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। हमेशा की तरह फ्रॉम द रीडर्स एडिटर ये एक आर्टिकल आता है मंडे को, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको स्किप कर देता हूं। और फाइनली, रिड्यूसिंग इंडियाज कैंसर बर्डन। देखिए, कैंसर से रिलेटेड इंडिया में कितने केसेस हैं उसके बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स दिए हैं। आप इन स्टैटिस्टिक्स को अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। अगर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से रिलेटेड सवाल आता है एग्जाम में, तो आप इन स्टैटिस्टिक्स को वहां पे कोट कर सकते हो। अगर स्पेसिफिकली कैंसर से रिलेटेड सवाल आता है तो भी ये चीज आपको मदद करेगी। अब चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने लेक्चर को। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। साथ साथ मेरे साथ बात करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे भी मुझसे जुड़ सकते हैं, और मेरे द्वारा बनाई गई कुछ और वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल मेंबरशिप भी ले सकते हैं ज्वाइन बटन दबा के। सबसे पहला आर्टिकल, इन एलएसी टॉक्स फ्रॉम पीस टू कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन। सब हेडिंग क्या है, देयर सीम्स टू बी इररिकंसिलेबल डिफरेंसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना और फंडामेंटल्स ऑफ द की बॉर्डर एग्रीमेंट। अभी के लिए इंडिया चाइना का जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, उसके चलते बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बोल रहे हैं कि इस तरीके की लड़ाइयां आपके यहाँ हो रही हैं, जबकि यहाँ आपके यहाँ बहुत सारे बॉर्डर एग्रीमेंट हैं। तो कहीं ना कहीं या तो आपके बॉर्डर एग्रीमेंट फ्लॉड है, या आपके बीच की जो रिलेशनशिप्स है वो बहुत ज्यादा खराब है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ऑथर बता रहा है वो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का जो कंसेप्ट है, इसको फॉर्मुलाइज कर दिया गया था 1993 के एग्रीमेंट के थ्रू। 1993 का एग्रीमेंट कब साइन किया गया था, जब राजीव गांधी जी चाइना गए थे। 1986 में
सुमदुरुंग चू वैली के पास, ठीक है, चाइना ने अटैक करके अरुणाचल में एक इंडिया की पोस्ट को ऑक्युपाई कर लिया था, जिसके बाद मैसिव मोबिलाइजेशन हुआ इंडियन ट्रूप्स का, चाइना को बैक ट्रैक करना पड़ा। उसके बाद दोनों साइड्स को यह समझ में आया कि किसी भी तरीके के एडवेंचरिज्म में तो एक पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इस चीज को शांत करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी राजीव गांधी जी चाइना गए, वहां पे जाके बातचीत हुई। 1993 का पहला एग्रीमेंट साइन हुआ, जहां पे LAC की बात की गई, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की। अभी यहां पे ऑथर ये बोल रहा है कि ये जो आपने LAC साइन की है ना, यहां पे आपने गलती की, मतलब LAC के कंसेप्ट को फॉर्मलाइज करना गलती थी। क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि LAC एक्चुअली में कहां पे लाई कर रही है ये पता ही नहीं है। उसके चलते एक प्रॉपर सेट ऑफ लाइन आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हाँ भाई इस लाइन के इधर तुम, इस लाइन के इधर हम। उसी के चलते ये पूरा का पूरा इंसिडेंट अभी लद्दाख का चल रहा है। क्योंकि जब पता ही नहीं है कि कौन सा बॉर्डर किसकी तरफ आया, तो चाइना उतने इलाके में अंदर घुस के क्या बोल रहा है कि ये हमारा, और हम उनको बाहर निकाल नहीं पा रहे। और कहीं ना कहीं इस LAC के चलते हमारी अपीजमेंट की पॉलिसी चल रही है। क्योंकि बॉर्डर डिसाइडेड है नहीं, हमें पता ही नहीं कि कौन सा इलाका एग्जैक्टली कहां पे है, तो अगर कोई ट्रांसग्रेशन होता है चाइना की साइड से तो हम सीधे लड़ाई नहीं छेड़ते। अभी आप सोचिए, अगर चाइना अटैक करके अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे कब्जा कर ले तो लड़ाई होनी है, पता ही है, चाइना को भी पता है कि लड़ाई होनी है और इंडिया को भी पता है लड़ाई होनी है। लेकिन LAC पे प्रॉब्लम क्या है कि एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि कौन सा इलाका किस तरफ है, तो चाइना वाले घुसा और हम अपीजमेंट की पॉलिसी कर रहे हैं, बातचीत की पॉलिसी कर रहे हैं, सीधी सीधी लड़ाई नहीं छिड़ रही है। एक बात ये बोली जा रही है। फिर LAC का कंसेप्ट फ्लॉड कैसे है, और ये जो बॉर्डर का कंसेप्ट फ्लॉड कैसे है, ये पता चलता है 1962 के वॉर के बाद भी। 1962 का वॉर खत्म हो गया, इंडिया और चाइना दोनों की फोर्सेस पेट्रोलिंग करती थी इस LOC के चारों तरफ, और आप देखोगे कि LAC का जो बॉर्डर क्लेम है वो दोनों तरफ का किस हद तक एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रहा था, ये पता चलता है जब नाथुला में एक और लड़ाई हुई 1967 में। हालांकि इस लड़ाई में इंडिया की फोर्सेस ने चाइना को पीछे की तरफ ढकेल दिया। फिर इंडिया में एक चाइना स्टडी ग्रुप स्टैब्लिश किया गया 1976 में, जिसने इस बात को क्लैरिटी दी कि भैया इंडिया के क्लेम्स क्या क्या हैं, और उसमें इन्होंने स्पेसिफाई किया कि हमारे पेट्रोलिंग पॉइंट्स कौन कौन से हैं और हमारी मिलिट्री एक्टिविटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कैसे होगी। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि सुमदोरोंग चू वैली 1986, ये चाइना बॉर्डर के पास है, जो तवांग डिस्ट्रिक्ट है ना अरुणाचल प्रदेश की, उसके कोने में है ये सुमदोरोंग चू वैली। 1986 में यहां पे इस सुमदुरुंग चू वैली को चाइना ने हथियाने की कोशिश की, जिसका मैसिव रिस्पांस आया इंडियन आर्मी की तरफ से। लड़ाई बढ़ी नहीं कि ठीक समय पे इस लड़ाई को शांत कर लिया गया, लेकिन उस समय पे भी चाइना को यह समझ में आ गया था कि अगर लड़ाई छिड़ती है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इस चीज को शांत करने के लिए आप देखोगे कि 1988 में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे राजीव गांधी जी, वो बीजिंग गए। वहां पे जाके कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे बात हुई कि हाँ भाई LAC पे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स को लेके आना है, ताकि कोई भी पोटेंशियल डिस्प्यूट कॉन्फ्लिक्ट में ना बदल जाए। और फाइनली एक एग्रीमेंट साइन होगा 1993 में। इस एग्रीमेंट का नाम था एग्रीमेंट ऑन द मेंटेनेंस ऑफ पीस एंड ट्रैंक्विलिटी अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। अभी के लिए जब भी बातचीत होती है ना दोनों साइड्स के डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री एक्सपर्ट्स के बीच में, उस समय पे इन्हीं एग्रीमेंट्स को कोट किया जाता है। 1986 में सुमदुरुंग चू वैली वाला इंसिडेंट हुआ। 1988 में हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी चाइना के बातचीत करी, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे बात हुई, और 1993 में ये एग्रीमेंट साइन हुआ। इसी एग्रीमेंट में बात की गई कि भैया LAC के कंसेप्ट को आप फॉर्मलाइज करोगे। अभी बात ये थी कि यहां पे इंडिया के साइड को भी पता था और चाइना के साइड को भी पता था कि ये जो LAC का कंसेप्ट है ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। तो जरूरी ये है कि जो भाई बॉर्डर इलाके हैं ना, इन बॉर्डर इलाकों में जो मिलिट्री एक्टिविटी है, इन मिलिट्री एक्टिविटी को आप मिनिमल रखिए, कम से कम रखिए। तो 1993 के एग्रीमेंट की एक बहुत एसेंशियल पार्ट ये था कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल्स के पास एक दूसरे साइड से नहीं, इंडिया चाइना एक दूसरे की तरफ ज्यादा हॉस्टाइल ना हो जाए, इसलिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे आप मिलिट्री को मिनिमम रखिए। इसलिए 1996 में एक और एग्रीमेंट साइन हुआ इंडिया चाइना के बीच में, जिसको बोला गया एग्रीमेंट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन द इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज। तो 1993 का एग्रीमेंट और 1996 के एग्रीमेंट ने यह साफ कर दिया कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास दोनों आर्मीज ज्यादा मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगी।
तो क्या 1993 और 1996 के बाद भी कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है? जी हाँ, एक प्रोटोकॉल साइन हुआ है 2005 में। ये प्रोटोकॉल साइन हुआ था बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ द पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना ऑन द मॉडलिटीज फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर इन द मिलिट्री फील्ड अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इन इंडिया चाइना बॉर्डर। इस प्रोटोकॉल ने भी ये बोला कि कैसे जो मिलिट्री के ऑफिसर्स हैं वो एक दूसरे के साथ रेगुलरली बात करते रहेंगे, कैसे अगर दोनों मिलिट्री के सोल्जर्स एक दूसरे के आमने सामने बात आ रहे हैं तो वो आपस में बातचीत करेंगे, ठीक है, डिस्प्यूट्स को आप कह सकते हो कॉन्फ्लिक्ट में चेंज नहीं होने देंगे। तो 1993 का एग्रीमेंट, 1996 का एग्रीमेंट और 2005 का एग्रीमेंट। अब सवाल ये उठता है कि एग्रीमेंट तो आपने बहुत साइन कर लिए, क्या इन एग्रीमेंट्स का कोई यूजफुल पर्पस हुआ? बिल्कुल हुआ है। आप देखिए, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे बहुत लंबे समय तक कामनेस रही है। 1975 के बाद से गोलियां नहीं चली और इन्हीं एग्रीमेंट्स के चलते जो मिलिट्री पोस्चर रहा है वो थोड़ा बैलेंस्ड रहा है। लेकिन अभी के लिए आप देख रहे हो दोनों साइड्स का मिलिट्री पोस्चर एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, जिसके चलते कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स का कोई फायदा रह नहीं गया है। और इंडिया की तरफ से तो मिलिट्री पोस्चर एग्रेसिव होगा ही, क्योंकि चाइना का मिलिट्री पोस्चर अपने आप से ही तेज हो गया। जब इतने सालों से स्टेटस को चल रहा है, अगर आपको इस स्टेटस को बदलना है तो आप सामने बैठ के बातचीत करिए। आप फोर्सेस घुसेड़ लाए इंडियन साइड पे और यूनिलैटरली स्टेटस को बदलने की कोशिश कर रहे हो और फिर आप इंडिया को ही धमका रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है इंडिया की तरफ से तो मिलिट्री एक्टिविटी जाएगी ही जाएगी। अब यहां पे बात करते हैं कि भैया ये जो एग्रीमेंट्स हैं ये अभी के लिए फेल क्यों हो रहे हैं? अभी के लिए फेल ये हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि डिफरेंसेस इन द अलाइनमेंट ऑफ एलएसी पे कोई बातचीत नहीं हो रही। एलएसी कहां पे लाई करती है, कौन सा इलाका किसके बॉर्डर के अंदर आता है, इस पे कोई बातचीत नहीं हो पा रही है। दूसरी बात, मैप्स को एक्सचेंज करने की कोशिश की गई। इंडियन साइड ने चाइना को अपने मैप्स दिए, चाइनीज साइड ने इंडिया को अपने मैप्स दिए। ये एक ट्रेंड देखा गया कि इंडियन साइड्स ऑफ मैप्स को कभी चाइनीज ने लिया ही नहीं। ओके, उसके बाद जो मिलिट्री फोर्सेस को रिड्यूस करने की बात की गई थी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स में, जो कि 1993 में साइन हुए, 1996 में साइन हुए, 2005 के प्रोटोकॉल में साइन हुए, उसको कभी पूरी तरीके से इंप्लीमेंट किया गया नहीं। चाइनीज साइड पे जो मिलिट्री पोस्चरिंग थी वो हमेशा स्ट्रांग रही, हमेशा जो मिलिट्री का जमावड़ा था वो इनका स्ट्रांग ही रहा। अब आप देखोगे 1980s के दौरान इंडियन आर्मी जो थी और जो इंडिया का रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट था उसका परसेप्शन पाकिस्तान की तरफ एज अ थ्रेट था। इंडिया को हमेशा लगता था कि पाकिस्तान की तरफ से एक अटैक इमिनेंट है। लेकिन उस समय पे जो इंडियन आर्मी का मिलिट्री ऑपरेशंस डायरेक्टोरेट था वो साफ साफ ये बात बोलता था कि 1980s में 15 साल के बाद इंडिया को जो सबसे बड़ा एडवर्सरी होगा वो चाइना होगा। और यह बात बिल्कुल सही हुई। धीरे धीरे आर्मी को भी और हमारी पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट को भी ये बात समझ में आई। तो फिर पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट ने किया क्या, तो 2006 एक डिसीजन ले लिया गया कि चाइना के साथ ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके पास हम लोग अपनी रोड्स बनाएंगे। 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स को बिल्ड किया जाएगा। फिर अरुणाचल प्रदेश में डिप्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए दो नई डिवीजन्स बनाई गई इंडियन आर्मी की 2010 में। 2013 में इंडियन गवर्नमेंट ने माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स बनाया जिसको नॉर्दर्न बॉर्डर पे प्लेस किया गया। आप देखोगे पहले के समय पे क्या होता था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे इंडियन आर्म फोर्सेस ज्यादा पेट्रोलिंग नहीं करती थी। मैं बात कर रहा हूं 70s 80s 90s की। धीरे धीरे आप देखोगे कि जैसे जैसे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होगा इंडियन फोर्सेस की पेट्रोलिंग बॉर्डर इलाकों में बढ़ जाएगी। और ऑब्वियस ही बात है पहले चाइनीज फोर्सेस तो पेट्रोलिंग करती थी, अब इंडियन फोर्सेस भी पेट्रोलिंग करेंगी, तो दोनों तरफ की जो फोर्सेस के बीच में जो स्टैंड ऑफ है वो बढ़ेगा। अभी पहले क्या होता था कि मान लीजिए ये एलएसी है, चाइना वाले इंडिया की एलएसी के अंदर घुसाए, उनको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, वो और अंदर घुसाए और अंदर घुसाए और अंदर घुसाए। ये बहुत सालों तक चलता रहा। बाद में जब इंडियन फोर्सेस यहां पे पेट्रोलिंग करने लगी तो इन इंडियन फोर्सेस ने चाइना के पेट्रोलिंग पैटर्न्स को ब्लॉक कर दिया। तो चाइनीज ने जाके अपनी पॉलिटिकल एस्टैब्लिशमेंट को शिकायत की होगी कि देखो पापा ये हमको अंदर आने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है इंडिया वाले अपनी एलएसी के अंदर तो आने नहीं देंगे। तो चाइना के अंदर ये नोशन आने लगा कि जो भाई इंडियन आर्मी है ये मिलिट्री पोस्चरिंग कर रही है, और पोस्चरिंग तो करेगी भाई, हम अपने इलाके में थोड़ा ना तुमको घुसने देंगे। उसके बाद आप देखोगे स्टैंड ऑफ का जमाना शुरू होगा। सबसे पहले होगा देपसांग इंट्रूशन ऑफ 2013। देपसांग में चाइनीज फोर्सेस इंट्रूड करेंगी, उनको पीछे धकेला जाएगा। फिर आएगा चुमार इंट्रूजन ऑफ 2014। चुमार में फोर्सेस घुसेंगी, उनको वापस भेजा जाएगा। उसके बाद एक बॉर्डर डिफेंस कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन होगा। फिर फाइनली एक बहुत बड़ा जो स्टैंड ऑफ आएगा वो आएगा 2017 में डोका ला स्टैंड ऑफ। फिर
आप देखोगे रिसेंटली पैंगोंग सो पे दोनों सोल्जर्स एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे, ये वीडियो वायरल हुई। एक और वीडियो वायरल हुई थी जहां पे दोनों तरफ की फोर्सेस आपस में लड़ाइयां कर रहे थे, घुसंड बज रहे थे, ठीक है, वो भी वीडियो वायरल हुई। तो इस तरीके की चीजों को देख के लग रहा है कि अभी के लिए जो फंडामेंटल्स हैं इंडिया चाइना की रिलेशनशिप के बीच में, वो फंडामेंटल्स बदल चुके हैं। अब हमारे इंडियन गवर्नमेंट स्टैब्लिशमेंट का क्या पोस्चर रहने वाला है चाइना की तरफ? देखिए, दोनों साइड्स ये तो जान चुकी हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर से अब कुछ होने वाला है नहीं। तो अब क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये तो देखिए अभी समय ही बताएगा। अभी के लिए जो सिचुएशन है बॉर्डर पे बहुत टेंस है। एस जयशंकर साहब और जो चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के बीच में बातचीत हुई है, उससे कुछ भी कॉन्क्रीट निकला नहीं है। क्या निकलेगा ये तो देखिए समय ही बताएगा। इसके ऊपर मैंने एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की वीडियो बनाई है कल, आप उसको जाके भी देख लीजिए। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी वाली वीडियो आपको काफी मदद करेगी। एक मनमोहन बहादुर जी करके हमारे रिटायर्ड एयर वाइस मार्शल हैं, उनके व्यू पॉइंट से बहुत अच्छे व्यू पॉइंट्स आपको एग्जाम्स में भी काम देंगे। फिर आगे बात करते हैं कोरोना वायरस फियर्स एंड प्री कंसेप्शन एडवाइस। ओके, यहां पे कुछ मेडिकल टर्म्स भी आएंगे, उन मेडिकल टर्म्स को भी मैं आपको समझाता जाऊंगा। दोस्तों, ये वाला जो आर्टिकल है ना, काफी जरूरी है मेरे हिसाब से, क्योंकि जब भी मैटरनल हेल्थ की बात आती है, वुमेन की हेल्थ की बात आती है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, तो ऑटोमेटिकली ये इशू इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, यहां पे बात ये की जा रही है कि क्या इस तरीके की कोई पॉलिसी बनानी चाहिए सरकार को या इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को कि भैया जब तक ये कोरोना वायरस का पैंडेमिक थोड़ा कम नहीं आ जाता, प्रेगनेंसी को अवॉइड करें, कंसेप्शन को अवॉइड करें, कुछ हद तक उसको आगे बढ़ा लें। इसके कुछ मेडिकल रीजंस दिए हुए हैं। ये जो कोरोना वायरस है, जिसको आप बोलते हो सार्स सीओवी वायरस, इसकी एक खासियत है, ये उन ऑर्गन्स में, उन सेल्स में ज्यादा एक्यूमुलेट करता है जहां पे आप देखो, जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग होती है, इन इनर लाइनिंग्स में ये कोरोना वायरस अपने आप को एक्यूमुलेट करता है। अभी बात की जाए अगर प्रेगनेंसी की, तो प्रेगनेंसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन सामने निकल के आता है जिसको आप बोलते हो प्लेसेंटा। इस प्लेसेंटा ऑर्गन में बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं, और प्रॉब्लम यह है कि इन ब्लड वेसल्स के अंदर, सेल्स के अंदर कोरोना वायरस का जो एक्यूमुलेशन है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। चूंकि जो इनर लाइनिंग ऑफ सेल्स होती है ना, इनर लाइनिंग जो ऑफ ब्लड वेसल्स है, इस इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स में कोरोना वायरस बहुत ज्यादा अपने आप को अकुमुलेट करता है। और ये जो प्लेसेंटा ऑर्गन है, यहां पे ब्लड वेसल्स बहुत ज्यादा है। तो एक लेडी जो प्रेग्नेंट है, उसका जो फीटस डेवलप कर रहा है, उस फीटस में प्लेसेंटा एक मेजर रोल प्ले करता है, और इसमें बहुत ज्यादा ब्लड वेसल्स होती हैं। तो अगर एक प्रेग्नेंट लेडी कोरोना वायरस से इन्फेक्ट होती है, तो वो कोरोना वायरस ऑब्वियसली प्लेसेंटा में भी पहुंच जाएगा, और अगर वो प्लेसेंटा में पहुंच गया तो वो फीटस के ग्रोथ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है, जो आगे पैदा होने वाला बच्चा है उसकी हेल्थ में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। अब यहां पे बात ये निकल के आ रही है कि जिन माओं को कोरोना वायरस है, उनसे जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, क्या उनको कोरोना वायरस होता है? देखिए, बहुत कम नंबर है, एक बहुत माइनर परसेंटेज है। बताया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 1.5%। अगर मां को कोरोना वायरस है और बच्चा पैदा हो रहा है, तो उसको कोरोना वायरस होगा, इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है। लेकिन प्रॉब्लम को आपको सिर्फ कोरोना वायरस से नहीं समझना है, प्रॉब्लम यहां पे न्यूरोलॉजिकल है। एक इसका आपको एग्जांपल समझाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल, अभी आरटीपीसीआर टेस्ट की आप बात करो। आरटीपीसीआर टेस्ट जब प्रेग्नेंट लेडीज का कराया गया, तो यहां पे आप देखोगे प्रेग्नेंट लेडीज का आरटीपीसीआर टेस्ट करने के बाद एक स्टैटिस्टिक्स ये निकल रहा है कि 8 से 10% ऑफ द प्रेग्नेंट लेडीज आर सफरिंग फ्रॉम दिस कोरोना वायरस इंफेक्शन। ओके, और इन 8 से 10% लेडीज में एक रिस्क है कि जो उनका बच्चा है, उस बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। अभी यहां पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात आ रही, एक साइंटिफिक टेक्निकल टर्म प्रेगनेंसी में जिसको बोला था फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फर्स्ट ट्राइमेस्टर का मतलब होता है दोस्तों पहले 12 हफ्ते प्रेगनेंसी के। तो मान लेते हैं कि पहले 12 हफ्ते ऑफ प्रेगनेंसी में अगर लेडीज का टेस्ट किया गया और यह पता चला कि 8 से 10% जो लेडीज हैं वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड है। अभी प्रॉब्लम यह है दोस्तों, उनका प्लेसेंटा ग्रो कर रहा है, उनका फीटस ग्रो कर रहा है, और उस समय पे उस बच्चे के ऑर्गन का डेवलपमेंट हो रहा है। और इस ऑर्गन के डेवलपमेंट के दौरान अगर प्लेसेंटा की ब्लड वेसल्स में कोरोना वायरस बैठा है, तो पूरे चांसेस हैं कि ऑर्गन डेवलपमेंट में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है ये कोरोना वायरस। और वो प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी जो प्राइमा फेसी आपको नजर नहीं आएंगी, शुरू में आपको नजर नहीं आएंगी, उनके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होंगे। इस तरीके के इफेक्ट्स हमको रुबेला की प्रॉब्लम में,
जीका वायरस की प्रॉब्लम में देखने को मिलती है। इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई कोविड 19 में जो लेडीज हैं, हो सके तो वो अपनी प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करें, अवॉइड करें। क्योंकि पहले ट्राइमेस्टर के दौरान अगर उस लेडी को कोरोना वायरस हो गया तो ऑब्वियस ही बात है, जो उसके बच्चे का ऑर्गन डेवलपमेंट है, जो प्लेसेंटा का डेवलपमेंट, जो फीटस डेवलपमेंट है, उस फीटल डेवलपमेंट के चलते कोरोना वायरस कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है और बच्चे के अंदर कॉन्जेनिटल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। अभी कॉन्जेनिटल का मतलब क्या होता है? कॉन्जेनिटल का मतलब होता है वो प्रॉब्लम जो आपको बर्थ से है। अगर जन्म के समय से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसको बोला जाएगा कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम। तो ट्राइमेस्टर समझ में आ गया, कॉन्जेनिटल प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया। ओके, प्रॉब्लम ये है कि ये जो चीज है, इसका जो पूरा साइड इफेक्ट है वो आपको समझ में तब आएगा जब एक मेजर डैमेज हो चुका होगा। शुरुआत में साइंटिस्ट कम्युनिटी कैसे देखेगी कि भाई मदर को कोरोना वायरस था, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे का कोरोना वायरस टेस्ट करेंगे और अगर बच्चे को कोरोना वायरस नहीं लगेगा तो डॉक्टर बोल देगा नहीं भाई बच्चा इज फाइन। बट हमने ये देखा तो है नहीं कि उस बच्चे का ऑर्गन डेवलपमेंट कैसे हुआ है, उस कोरोना वायरस ने प्लेसेंटा के डेवलपमेंट को, फोटस के डेवलपमेंट को कितना डिस्टर्ब किया है, उस बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट को कितना डिस्टर्ब किया है। जब तक हमने इस चीज को नहीं देखा तब तक हम पूरे तरीके से कोरोना वायरस के इफेक्ट को नहीं समझ सकते। इसलिए जरूरी यह है कि लेडीज अपनी प्रेगनेंसी को यहां पे पोस्टपोन करें। उसके बाद दोस्तों क्या है कि प्रेगनेंसी को पोस्टपोन करने के फायदे क्या हैं कि भैया जो एंटीनेटल चेकअप है ये पूरी तरीके से अवॉइड हो जाएगा। अभी यहां पे एक और शब्द आ गया एंटीनेटल या प्रीनेटल चेकअप। ये क्या होता है? देखिए एंटीनेटल चेकअप ये होता है दोस्तों कि जब एक लेडी प्रेग्नेंट है, अभी जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है बहुत सारे तरीके के टेस्ट होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स चेक करते हैं कि बच्चे का डेवलपमेंट सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस एंटीनेटल पीरियड के दौरान कई बार वो लेडी हॉस्पिटल जाती है। अभी चांसेस हैं कि एंटीनेटल चेकअप के दौरान अगर वो लेडी हॉस्पिटल जा रही है तो वहां पे वो कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। क्योंकि वो हॉस्पिटल जाएगी तो हेल्थ केयर वर्कर्स के टच में आएगी, नर्सेस के टच में आएगी, हॉस्पिटल वार्ड के स्पॉट वो जो बॉयज होते हैं हॉस्पिटल बॉयज के टच में आएगी, वार्ड बॉय जिनको बोला जाता है, डॉक्टर्स के टच में आएगी। अभी ये वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं कोरोना वायरस की हैंडलिंग में इन्वॉल्व है। हालांकि मैटरनिटी हॉस्पिटल्स अलग होते हैं बट आप कह नहीं सकते ना, हमारा जो हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना ज्यादा बर्डन है इस समय पे कि हम स्पेशलाइजेशन कर ही नहीं सकते हैं, हम इतनी ज्यादा प्रॉब्लम में। तो एक लेडी अगर प्रेग्नेंट होती है और अपनी प्रेगनेंसी के एंटीनेटल पीरियड के दौरान हॉस्पिटल जाती है और कहीं वो कोरोना वायरस को कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है तो और प्रॉब्लम है। तो इसीलिए भी प्रेगनेंसी को डिले करने की बात करी जा रही है। एक और लॉजिक दिया जा रहा है प्रेगनेंसी को डिले करने का कि अगर मान लीजिए प्रेगनेंसी डिले होती है तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा अभी कुछ समय के लिए पोस्टपोन हो जाएगा। बाद में जब बच्चा होगा तो उस समय पे माँ बाप को भी मौका मिलेगा कि जो इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, अभी कोरोना वायरस के चलते हेल्थ प्रेशर्स के साथ साथ इकोनॉमिक प्रेशर्स भी आए, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो उस समय पे जब बच्चा पैदा होगा उस बच्चे को पालने के लिए एक बीच का समय मिल जाएगा माँ बाप को, ताकि वो अपनी इकोनॉमिक ताकत को थोड़ा इंप्रूव कर सके ताकि बच्चे की अच्छे से देखभाल कर सके। तो ये सब बातें हैं दोस्तों यहाँ पे। और स्टैटिस्टिक्स बहुत सही बात बोलते हैं, अगर पहले ट्राइमेस्टर में लेडीज की टेस्टिंग हो रही है आरटीपीसीआर की और ये पता चल रहा है कि 8 to 10% ऑफ द लेडीज आर इन्फेक्टेड विद कोरोना वायरस, तो आगे आने वाले समय में जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन कोरोना वायरस का तेजी से फैल रहा है, ये 8 से 10% का जो नंबर है ना ये और बढ़ेगा। तो अभी उसको रोकने के लिए जरूरी यह है कि बेहतर यही रहेगा कि जो वुमेन है वो अपनी प्रेगनेंसी को थोड़ा आगे पोस्टपोन कर दे। 3 साइंटिफिक वर्ड्स आपको यहां पे समझ में आ गए। एक आपको समझ में आया कॉन्जेनिटल, एक आपको समझ में आया एंटीनेटल, एक आपको समझ में आया ट्राइमेस्टर। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, तो बस यहां पे यही बोला जा रहा है कि एक ऐसी पॉलिसी बनाई जानी चाहिए जहां पे लेडीज को समझाना चाहिए कि भैया एपिडेमिक, ये पैंडेमिक को खत्म हो जाने दो, थोड़ा सा कम हो जाने दो, फिर आप अपने बच्चा प्लान करो। और बाद में मान लीजिए वैक्सीन वगैरह बन जाती है और कोई लेडी ये सोचती है कि चलो भाई हम बच्चे प्लान करते हैं, तो उस केस में अगर वो वैक्सीन एफिशिएंट है तो आप उस लेडी को वो वैक्सीन दे के उस लेडी को इम्यून कर सकते हो कोरोना वायरस से और बाद में वो लेडी बच्चा पैदा करे। ठीक है, तो ये एक सेफ एंड साउंड और हेल्दी तरीका हो जाएगा बच्चे को पैदा करने में। बस यही सब बातें यहां पे बोली जा रही है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज लॉन्ग हॉल अहेड। यहां पे क्या बोला जा रहा है? डिमांड सपोर्टिव फिजिकल पॉलिसीज अलोन कैन एंड द लॉकडाउन इंड्यूस स्लो डाउन। भाई देखिए यहां पे कुछ फिगर्स दिए गए। इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, जिसके बारे में आपसे पहले कई बार बात कर चुका हूं, इनका डाटा निकल के आ रहा है जुलाई का, और जून के रिस्पेक्ट में ये जो जुलाई का डाटा है
वो नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। जैसे कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करो तो ये 3 सेक्टर्स के डाटा को कैप्चर करता है, माइनिंग के, मैन्युफैक्चरिंग के और इलेक्ट्रिसिटी के। ओके, अभी बात की जाए तो जब जून का डाटा निकल के आया था तो मई के रिस्पेक्ट में 15.8% का गिराव था, लेकिन अभी जब जुलाई का डाटा निकल के आया तो कहा जा रहा है इसी आईआईपी में जून के रिस्पेक्ट में 10.4% का गिराव है। तो अच्छा खासा गिराव है। तो ये बोला जा रहा था कि कोरोना वायरस का जब लॉकडाउन लगा तो अप्रैल में जो इकोनॉमी थी काफी खराब थी, आईआईपी फिगर्स काफी खराब थे, मई में काफी खराब थे, बट जून में जो इकोनॉमी फिगर्स थे वो थोड़े इंप्रूव हुए। कहा जा रहा था कि जून के बाद जुलाई में और इंप्रूव होंगे, बट इंप्रूव होते नजर नहीं आ रहे, वो और नीचे गत्ते में जा रहे हैं। ठीक है, फिर आगे क्या बोला जा रहा है, द मोस्ट टेल्टेन साइन ऑफ दिस फ्लैटनिंग is more than half the pace of growth in the solitary use based industrial activity of the IIP 6 project groups which had output turned positive in June। देखिए यहां पे बस यही बोल रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जो कि ओवरऑल हमारी जो कोर इकोनॉमी है उसका 40% बनाता है, इस इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में 8 ग्रुप्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस, फर्टिलाइजर्स। डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूं, पहले कई बार कवर किया है, डिटेल में बताने में 15 मिनट जाएगा जो कि है नहीं। अभी बोला जा रहा था कि इन 8 में से कई सारे ऐसे हेड्स हैं जिसमें हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट वो देखने को मिल नहीं रही, इनफैक्ट कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में 23.6% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, कैपिटल गुड्स में 22.8% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। तो ओवरऑल जो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हाँ भाई ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या जो ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ है जो कि ऊपर जाएगी, वो एक्चुअली में नीचे की तरफ जा रही है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की बात करिए तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में जून में जो फिगर्स थे वो 10% नीचे गिरे थे, जुलाई में जो फिगर्स हैं वो 2.5% नीचे गिरे हैं, बट नीचे तो गिरे हैं ना। देखिए यहां पे जून में मई के कंपैरिजन में 10% इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन नीचे गया, जुलाई में 2.5% नीचे गया। जो भी थोड़ी बहुत हमको आप कह सकते हो इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है वो दो जगह देखने को मिल रहा है, या तो टोबैको प्रोडक्ट्स में देखने को मिल रहा है, फार्मास्यूटिकल्स को देखने को मिल रहा है। अभी टोबैको प्रोडक्ट्स में इंक्रीज कोई बहुत अच्छी चीज तो है नहीं, फार्मास्यूटिकल्स में इंक्रीज इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ग्लोबल जो डिमांड है मेडिसिन की, जेनरिक ड्रग्स की, वो बहुत बड़ी है। तो इंडिया से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स का जो एक्सपोर्ट है वो बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए ये डिमांड हमको देखने को मिल रही है। कुल मिलाकर दोस्तों यहां पे ना आपको बहुत ज्यादा डाटा को नोट करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि ये डाटा तो महीने दर महीने चेंज होता है। आप कब तक डाटा को मतलब कोट करोगे। हाँ, एक दो चीजें आप लिख सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल मई के कंपैरिजन में जून में जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है वो 10% कम हुआ, और जुलाई में जून के कंपैरिजन में 2.5% कम हुआ। अभी इस एक छोटी सी लाइन को आप किसी रेलेवेंट जगह पे चाहो तो कोट कर दो। देखो एक बात याद रखना है, अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सारे के सारे जो डाटा आपको दे रखे ना, सब बिल्कुल अंधों की तरह नोट करना मत शुरू कर देना। बहुत जगहों पे बताया जाता है सब लिख लो सब लिख लो, नहीं। अगर इस पूरे आर्टिकल में आपको काम की चीज कुछ देखनी है तो 2 से 3 चीजें काम की देख लीजिए, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जनरलाइज ट्रेंड आपने देखा कि भैया ओवरऑल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो कि अप्रैल मई में नीचे गया था, जून में थोड़ा इंप्रूव हुआ, सब लोगों को लगा कि जुलाई में इंप्रूव होगा, बट इंप्रूव नहीं हुआ। एक ये फैक्टर, इलेक्ट्रिसिटी का एक छोटा सा एग्जांपल दिखा लिया आपने। बस इतना ही करके आगे बढ़िए, क्योंकि इतना ज्यादा डाटा है, सब लिखने पे आ जाओगे ना तो लिखते ही चले जाओगे। न्यूज़पेपर में ही इतनी चीजें हैं कि आप इन्हीं को कंप्लीट नहीं कर सकते, और लोग तो योगना मैगजीन पढ़ रहे हैं, लोग तो क्रॉनिकल पढ़ रहे हैं। अरे भैया समय है तुम्हारे पास इतना कुछ पढ़ने का? समय नहीं है, इतना मत पढ़ो, कुछ भी डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे, सब बर्बाद हो जाएगा। कुछ और सेक्टर्स की बात की जाए तो आप टेक्सटाइल और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग की बात करिए, ये इंप्लॉयमेंट इंटेंसिव सेक्टर्स हैं, बहुत ज्यादा इंप्लॉयमेंट देखते हो। तो टेक्सटाइल सेक्टर 14.8% से गिरा, गारमेंट सेक्टर 28.7% से गिरा। आईआईपी डाटा की जो बात होती है, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो डाटा की बात होती है, इसका डाटा 6 हफ्ते के बाद आता है। तो अभी जुलाई का महीना जब खत्म हो जाएगा तो जुलाई के महीने के खत्म होने के 6 हफ्ते के बाद, यानी पूरा अगस्त बीतने के बाद 15 सितंबर के लगभग ये डाटा आएगा। और आप देख ही सकते हो कि अभी के लिए क्या हो रहा है, आज 14 सितंबर है और हमको ये डाटा देखने को मिल रहा है। तो अच्छा, अभी 6 हफ्ते के लैग के बाद ये डाटा आता है, तो इसमें कुछ चीजें चेंज भी हो सकती हैं। तो उसके लिए भी यहां पे बोला गया कि हो सकता है कि आगे आने वाले समय में डाटा में कुछ इंप्रूवमेंट दिखे।
कुछ ये भी बात कही जा रही है कि फेस्टिव सीजन आने वाला है, दिवाली आने वाला है, तो जो पैसेंजर व्हीकल की जो सेल्स हैं और कुछ और सेक्टर्स में हमको थोड़ी बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ये जनरलाइज ट्रेंड है, इन ट्रेंड को बढ़िए, ओवरऑल इकोनॉमी को समझिए और छोड़ के आगे निकल जाइए। अब आप योजना मैगजीन पढ़ोगे, क्रॉनिकल मैगजीन पढ़ोगे, तो इसी तरीके के डाटा को एक बड़े से पैराग्राफ में बता रखा है। लोग बोलते हैं कि वो पढ़ो, अरे भैया कोई मैगजीन मत पढ़ो, न्यूज़पेपर में इतना कुछ लिखा है, पीआईबी में इतना कुछ लिखा है, यही नहीं कंप्लीट कर पाओगे। जब यूपीएससी मेंस का एग्जाम देने बैठोगे ना, इतने आइडियाज आ रहे होंगे ना दिमाग में, तुम्हारे पास लिखने का समय नहीं होगा। जो पढ़ रहे हो उसको प्रॉपर तरीके से पढ़ के नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर लो। और नोट्स अभी मत बनाना, मेरी नोट मेकिंग वाली वीडियो देखो जाके, वहां पे पता चलेगा आपको। अपनी पढ़ाई को बहुत काम का रखो, जो भी मैं आपको एडिटोरियल बताता हूं उसको समझते रहो। ज्यादा से ज्यादा अगर आपको इस आर्टिकल में नोट्स बनाना है तो 2 फैक्टर्स लिख लो। कौन से 2 फैक्टर्स लिखने हैं मैंने आपको बता दिया, ओवरऑल ट्रेंड और 1 या 2 चीजें, जैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में क्या हुआ, टेक्सटाइल गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या हुआ। क्योंकि बात यह है कि ये तो जुलाई के स्टैटिस्टिक्स हैं, अभी अगले महीने अगस्त के आएंगे, फिर सितंबर के आएंगे, फिर अक्टूबर के आएंगे, फिर नवंबर के आएंगे, फिर दिसंबर के आएंगे, सबके नोट ही बनाते रह जाओगे क्या? फिर तो यही काम बचेगा। समझ गए? अब आगे चलते हैं। एक्सप्लॉइटिंग द चाइनीज एग्जिट, यहां पे क्या बात कही जा रही है? ऑब्वियसली यहां पे ये बात कही जा रही है कि साइबर स्पेस। देखिए, साइबर स्पेस की बात की जाए तो चाइना साइबर स्पेस में काफी आगे जा चुका है, क्योंकि चाइना ने अपने यहां पे सेंसरशिप को इनेबल किया, जिसको बोला जाता है ग्रेट इंटरनेट वॉल ऑफ चाइना। आप देखोगे कि चाइना में ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो कि बाहर की एप्स को उन्होंने क्लोन करके अपने यहां पे चला दिया है। चाइना का जो इंटरनेट मार्केट है, आप देखोगे लगभग 90 करोड़ का है, इनफैक्ट 100 करोड़ का भी आप कह सकते हो। 900 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं चाइना में। ओके, 2010 में 300 मिलियन यूजर्स थे, इंटरनेट यूजर्स थे चाइना में, अभी के लिए 900 मिलियन यूजर्स है। आप देखिए क्या जबरदस्त काम किया है चाइना ने। जो गूगल है चाइना में उसका नाम है बाइडू। फिर आप देखो जो यूट्यूब है चाइना में उसका नाम है योकू, योकू टोडू। फिर एक इंस्टाग्राम का जो वर्जन है उसका नाम है जिया हो, मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, होंगशू। तो ये वहां का इंस्टाग्राम है, योकू टोडू वहां का यूट्यूब है, बैडू वहां का गूगल है। फिर एक वी चैट करके मैसेजिंग ऐप है जो कि चाइना की सोशल मीडिया भी है, मैसेजिंग सिस्टम्स भी है, न्यूज भी बताती है, पेमेंट भी कराती है, डिजिटल कॉमर्स भी करती है। यहां पे आपको समझना क्या है कि चाइना ने एक्चुअली में किया क्या। देखिए, खास बात दोस्तों ये है कि जो फेसबुक की एंट्री थी, जो गूगल की एंट्री थी, इनफैक्ट आप कह सकते हो कि सिलिकॉन वैली के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सिलिकॉन वैली के जो आईटी जाइंट्स हैं, उन आईटी जाइंट्स की चाइना में एंट्री ब्लॉक कर दी चाइना ने। और चाइना ने क्या किया कि उनके कॉपी कैट एप्स को चाइना में बनाया और उन कॉपी कैट एक्ट्स को धीरे धीरे चाइना के हिसाब से उन्होंने मोल्ड कर दिया। आज की डेट में ये एप्स चाइना की सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं, कभी भी चाइनीज को लगता नहीं है कि बाहर के किसी ऐप की जरूरत है। इससे चाइना कर क्या सकता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे दुनिया भर में जो प्रो डेमोक्रेसी के आइडियाज हैं, दुनिया भर में जो प्रो फ्री स्पीच के आइडियाज हैं, उनको चाइना में आने से रोक सकती है चाइनीज गवर्नमेंट। आपको पता है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो मोडस ऑपरेंडी है, जो उनका रूल करने का तरीका है, वो रूल करने का तरीका सेफगार्ड तभी रह सकता है जब चाइना के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर, उनके पास बाहर के देश की इंफॉर्मेशन, खासकर फ्री डेमोक्रेसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कम जाए, क्योंकि अगर जाएगी तो रेवोल्यूशन की स्थिति बनेगी। तो इस चीज को चाइना इस तरीके की ऐप से ही कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि इस तरीके की ऐप से चाइना डिसाइड करेगा कि उनके लोग क्या पढ़ेंगे और क्या देखेंगे। और इससे एक और चीज करी, सिलिकॉन वैली के जो एंटरप्रेन्योर्स थे, यूएसए के जो एंटरप्रेन्योर्स थे, उनकी एंट्री चाइनीज मार्केट में बंद करा दी चाइना ने। और वहीं पे उन्होंने अपने कुछ ऐसे एप्स बनाए जैसे कि टिकटॉक, पबजी, जो कि दुनिया भर में फेमस हुए, तो यूएसए में भी फेमस हुए और इंडिया में भी फेमस हुए। तो जो 900 मिलियन यूजर्स की जनता थी ना चाइना की, ये 900 मिलियन यूजर्स की जनता एक्सपेंड हो रही, क्योंकि आपको पता है कि साइबर फील्ड में कोई ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं होती। तो चाइना की ये एप्स केवल चाइना में ना यूज होके यूएस में भी यूज हो रही हैं, इंडिया में भी यूज हो रही हैं। और यूएस के लोगों का डाटा और इंडिया के लोगों का डाटा भी चाइना के पास पहुंच रहा है, और उस डाटा का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से किस तरीके से चाइना इस्तेमाल कर रहा है, इसको भी मोल्ड किया जाएगा। फिर अगर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में इंडिया की बात की जाए, देखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सेक्टर में हम पीछे नहीं है। हमने बहुत से सॉफ्टवेयर, बहुत सी आईटी सर्विसेज को आउटसोर्स किया है।
यूरोपियन कंट्रीज के लिए, नॉर्थ अमेरिका के लिए, हर जगह के लिए। अभी बात यह है कि हम इन सर्विसेज को आउटसोर्स तो कर रहे हैं, लेकिन हम अपने मार्केट के लिए इन सर्विसेज को नहीं बना रहे। अभी रिसेंटली इस सर्विसेज को बनाया तो जा रहा है। इंडिया में एक तरीके से आप कह सकते हो स्पेशलाइज्ड इंटरनेट सर्विसेज की जरूरत है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक उड़िया भाषा बोलने वाला पर्सन अगर राजस्थान में जाता है तो ऑब्वियस सी बात है कि हो सकता है वहां पे उड़िया ज्यादा लोगों को समझ में ना आए। तो अगर एक ऐसी ऐप हो जो कि रीजनल हो, जो कि उड़िया लोगों के लिए बनाई गई हो, और उस ऐप में इंट्रा लैंग्वेज कॉम्पैटिबिलिटी होगी, मतलब वो पर्सन अगर उड़ीसा से राजस्थान में जाता है और वहां की लैंग्वेज को ऑटोमेटिकली कन्वर्ट करके समझ सके, तो बहुत अच्छी बात होगी। ये चीज जो इंट्रा रीजनल डिस्पैरिटीज है उसको कम करेंगी। तो एक पर्सन जो गुजरात में रहता है अगर वो तमिलनाडु जाता है उसको फायदा होगा। तो इस तरीके के एक इंटरनेट इकोसिस्टम को इंडिया में बनाने की जरूरत है। इस तरीके की स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस को इंडिया में बनाने की जरूरत है। रीजनल और लोकल एप्लीकेशंस को इंडिया में बनाने की जरूरत है। ठीक है, तब हम काम चल पाएंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम चाइना के द्वारा बनाई गई जो एप्स हैं जिनको इंडिया में बैन किया गया उसको कॉपी कैट कॉपी कर रहे हैं। अभी इंडिया में फेसबुक बना हुआ है, इंडिया में गूगल बना हुआ है, तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स क्या सोचेंगे कि गूगल और फेसबुक को पूरी तरीके से कॉपी कर लेते हैं। हालांकि ये जो कॉपी करने वाली जो अप्रोच है वो काम नहीं देगी। लॉन्ग टर्म में हमको इनोवेटिव आइडियाज निकालने पड़ेंगे। फाइनल आर्टिकल है आपका, रिड्यूसिंग इंडियाज कैंसर बर्डन, वी नीड टू फोकस ऑन रिस्क रिडक्शन, अर्ली डिटेक्शन एंड प्रोग्रामेटिक एंड पॉलिसी सॉल्यूशंस। यहां पे बात हो रही है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेटिक्स एंड रिसर्च। अब यहां पे क्या है दोस्तों, इंडिया में जो केसेस का एस्टिमेशन किया गया है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट के हिसाब से, तो नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम रिपोर्ट एज ऑफ अगस्त 2020 एस्टिमेट करती है कि जो कैंसर केसेस हैं इंडिया में 2020 में वो है 13.9 लाख। ओवर द डेकेड्स इंडिया में जो कैंसर के केसेस हैं वो बढ़े हैं। 1990 से लेकर 2016 के बीच में जो कैंसर केसेस हैं वो 2.5 गुना से ज्यादा की स्पीड से बढ़े हैं, अराउंड 2.6 टाइम्स। और आप कह सकते हो कि दुगने, मतलब एंड द डेथ्स ड्यू टू कैंसर डबल ड्यूरिंग द टाइम। तो ऑब्वियसली बात है कैंसर केसेस 2.6 टाइम्स बढ़े हैं, लेकिन जो डेथ हुई है कैंसर की वजह से वो दुगनी हुई है। ज्यादातर जो कैंसर्स होते हैं वो लेटर स्टेजेस पे डिफेक्ट होते हैं। 2/3 ऑफ द कैंसर केसेस आर एट लेटर स्टेजेस। जो कॉमन कैंसर्स हैं मेन में वो है लंग में, ओरल कैविटी, स्टमक, ईसोफोगस में, वुमेन में ब्रेस्ट, सर्विक्स, ओवरी और गाल ब्लैडर में। ये कैंसर्स काफी कॉमन है। ओके, तो इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिल रही। तो यहां पे ये एक स्टैटिस्टिक है, इस स्टैटिस्टिक को आप नोट कर सकते हो, क्योंकि ये सोर्स के साथ है, आप कहीं पे भी इसको कोट भी कर सकते हो। फिर आप देखते हैं टोबैको यूज इन ऑल फॉर्म्स इज अ मेजर अवॉइडेबल रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर इन 27% केसेस। जो ओरल कैविटी में कैंसर होता है बहुत हद तक वो टबैको खाने की वजह से होता है। तो खेना, जर्दी, इस तरीके की जो चीजें लोग खाते हैं उसकी वजह से कैंसर होता है। तो अगर टबैको यूज को डिस्करेज किया जाए तो कैंसर को कम करा जा सकता है। स्मोकिंग को डिस्करेज किया जाए तो कैंसर को कम किया जा सकता है। अल्कोहल यूज को कम किया जाए, डाइट पैटर्न्स को सुधारा जाए, फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाया जाए, ओबेसिटी को कम किया जाए, एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए, तो इन सब चीजों से कैंसर केसेस भी कम हो सकते हैं। और अगर कैंसर केसेस कम होते हैं तो जो लोगों के मरने का रेट है, लॉस ऑफ लाइफ से, वो कम होगा, जिसके काफी अच्छे सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट्स होंगे। कैंसर को कम करने से आप सोशल और इकोनॉमिक इनइक्विटी को दूर कर सकते हो, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ा सकते हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक्सेलरेट कर सकते हो। और इसके लिए आपको सिर्फ कैंसर ट्रीटमेंट में इन्वेस्ट नहीं करना है, इसके लिए आपको लोगों को बताना है कि भाई आप अपने लाइफस्टाइल चेंजेस लेके आइए, हेल्थ लिटरेसी को प्रमोट करना है, पॉलिसी फैक्टर्स आने चाहिए। कैंसर को आपको एक नोटिफिएबल डिजीज बनाना चाहिए। नोटिफिएबल डिजीज का मतलब समझते हैं दोस्तों, कि अगर किसी को मान लीजिए डायग्नोज होता है कैंसर, तो उसकी इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली सरकार के पास जानी चाहिए। तो जब एक डिजीज नोटिफिएबल डिजीज बन जाती है तो सरकार ऑटोमेटिकली उसको अपने पॉलिसी में इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। तो जब भी कैंसर से डील करने की बात हो रही है तो उसमें इन्वेस्ट करने के साथ साथ रिस्क रिडक्शन पे ध्यान देना है, अर्ली डिटेक्शन पे ध्यान देना है, प्रोग्रामेटिक एंड पॉलिसी सॉल्यूशंस पे हमें ध्यान देना। अभी के लिए आप देखोगे कैंसर की इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के थ्रू। इस नेशनल कैंसर रजिस्ट्री के प्रोग्राम के थ्रू जितने भी लोगों को इंडिया में कैंसर है उनकी स्क्रीनिंग, उनका डिटेक्शन, ट्रीटमेंट, इन सब चीजों के बारे में बातचीत होती है। अगर नोटिफिएबल डिजीज बनाते हैं हम लोग कैंसर से तो एक बड़े पॉलिसी लेवल पे बातचीत हो सकती है। फिर इंटरनेशनल आप इंटरलिंकेजेस करिए हॉस्पिटल्स के बीच में, खैर वो तो हो ही रहा है।
अगर आप बात करो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है कि 2030 तक इंडिया में कैंसर रिलेटेड डेथ्स में 1/3 रिडक्शन करना है। अभी उसके लिए बहुत सारी चीजों को हमें रिफॉर्म करना पड़ेगा, खासकर जो हमारा हेल्थ इकोसिस्टम है इसको रिफॉर्म करना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स जैसे कि आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य भारत, स्वच्छ भारत अभियान, पोषण अभियान, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, इस तरीके के जो प्रोग्राम्स हैं वो अपने आप को रिफॉर्म कर रहे हैं कैंसर की प्रॉब्लम से लड़ने के लिए। कुछ और चीजें करनी है, जैसे कि नेशनल हेल्थ पॉलिसी के रिकमेंडेशंस को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना है, नेशनल टोबैको कंट्रोल प्रोग्राम के रिकमेंडेशंस को इंप्लीमेंट करना है, नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कैंसर, डायबिटीज, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज एंड स्ट्रोक को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट करना है। तो ये सब चीजें होनी चाहिए दोस्तों। डॉक्टर बलराम भार्गव ने ये चीजें लिखी हैं आपके लिए। बस ये आर्टिकल इस काम का है कि पहली स्लाइड में जो आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है, ये वाली जो स्लाइड है, ये स्लाइड, और कुछ हद तक दूसरी स्लाइड में जो स्टैटिस्टिक्स दे रखे हैं, इन स्टैटिस्टिक्स को अपने नोट्स में आप इनकॉर्पोरेट कर लो, बस 3 से 4 लाइनें में। तो कहीं पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात आई तो आप इनको लिख दो, कहीं पे कैंसर से रिलेटेड बात आई तो आप इनको लिख दो, ठीक है। तो आपको नंबर मिलने के चांसेस थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। आपको, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। हैव अ ग्रेट डे। अपने जो फीडबैक है वो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। गुड बाय।